हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आपके अपने यूट्यूब चैनल हिडन ट्रूथ पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आपको जीवित रहने के लिए किन 3 महत्वपूर्ण चीज़ों की सबसे अधिक आवश्यकता है? तो वो है दोस्तों हवा, पानी और अनाज। हवा और पानी यानी कि ऑक्सीजन और पानी तो आप लोगों को प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, बस उसकी शुद्धता बनाए रखने की आवश्यकता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है दोस्तों अनाज। और अनाज का उत्पादन करने वाले को किसान कहा जाता है। परंतु किसान होना भी कहाँ आसान है दोस्तों। यदि हम इतिहास को उठा के देखें दोस्तों, तो लगातार किसानों को शोषण होता आया है। उनके ऊपर अनेकों प्रकार के अत्याचार और जुल्म सितम होते आए हैं। यदि हम बात करें आज से 800 साल पहले यानी सल्तनत काल की, तो उस वक्त किसानों से 50% तक टैक्स वसूला जाता था। और यदि हम बात करें ब्रिटिश काल की दोस्तों, तो अंग्रेज़ों का समय भी किसानों के लिए किसी नर्क से कम नहीं था। क्योंकि अंग्रेज़ों के समय भी दोस्तों किसानों के ऊपर अनेकों प्रकार के अत्याचार, शोषण और जुल्म होते आए थे और उनसे मनमाने तरीके से टैक्स की वसूली की जाती थी। जी हाँ दोस्तों, केवल टैक्स की वसूली ही नहीं, यदि किसी कारण से किसानों की फसल सूखे या ओलावृष्टि या अन्य किसी कारण से उनकी फसलें नष्ट हो जाती थी, फिर भी उनको जबरन टैक्स देना पड़ता था। उन्हें किसी प्रकार की टैक्स में कोई छूट नहीं मिलती थी। और यदि किसान के पास फसल का उत्पादन नहीं हुआ तो आखिर वो टैक्स कहाँ से भरेगा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमारे किसान उस वक्त के बड़े बड़े सेठ साहूकारों, बिचौलियों, मुनीमों से उच्च दरों पर, उच्च ब्याज दरों पर कर्ज लेते थे और अपने टैक्स भरते थे। और ये जब एक बार उन्होंने कर्ज ले लिया तो ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज उन पे इस प्रकार से लादा जाता था कि वो लोग कभी भी उस कर्ज से मुक्त नहीं हो पाते थे और अंततः वह थक हार कर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेते थे। इसी प्रकार के लगातार होते आए शोषण, जुल्म सितम के खिलाफ इतिहास गवाह है कि कई प्रकार के कृषक आंदोलन, किसान आंदोलन और किसान विद्रोह हुए हैं दोस्तों। भारत का सबसे प्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया किसान आंदोलन था दोस्तों, जो कि 1897 से स्टार्ट होकर 1941 तक लगभग 44 वर्षों तक चला और यह एक प्रकार का अहिंसक आंदोलन था। और उसके बाद 1860 में नील विद्रोह, क्योंकि दोस्तों किसानों से अंग्रेज़ों के समय में जबरन टैक्स वसूली ही नहीं बल्कि जबरन खेती भी कराई जाती थी और नील की खेती इसी का एक उदाहरण है। क्योंकि नील की डिमांड दोस्तों यूरोपियन बाज़ारों में बहुत थी, तो उस वक्त किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी और उसका सारा मुनाफा अंग्रेज़ अपने पास ही रख लेते थे। किसानों को अंततः कुछ भी नहीं मिलता था और नील की खेती करने से दोस्तों किसानों की भूमि दिन प्रतिदिन बंजर होती चली जा रही थी, जिसके कारण किसानों ने थक हार कर नील विद्रोह किया। और इसके अलावा तमाम प्रकार के किसान आंदोलन और कृषक विद्रोह हुए हैं दोस्तों, जैसे मोपला विद्रोह 1872 में, पामना विद्रोह, खेड़ा सत्याग्रह, तिभागा आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, एक्का आंदोलन 1922 में हुआ। एक्का आंदोलन दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, सीतापुर और हरदोई जिले में हुआ। और एक्का आंदोलन का भी मेन मुद्दा दोस्तों लगान का वसूली ही था। तो आपने देखा कि इतिहास में कैसे किसानों के साथ लगातार शोषण और अत्याचार होता आया था। हम बात करते हैं 21वीं सदी की। तो यदि बड़े किसानों को और कुछ संपन्न किसानों को छोड़ दिया जाए दोस्तों, तो आज भी छोटे और सीमांत किसानों की दशा में केवल 19-20 का ही अंतर आया है। पहले भी किसान आत्महत्या करने पर मजबूर था और आज का किसान भी आत्महत्या करने पर मजबूर है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के डेटा के अनुसार 1995 से 2014 तक 2,96,438 किसानों ने आत्महत्या की है दोस्तों। और 2014 से 2022 तक 1,04,74 किसानों ने आत्महत्या की है। और अकेले वर्ष 2022 में 11,290 किसानों ने आत्महत्या की थी। और ये 2022 में किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा 2020 की अपेक्षा 6% तक अधिक बढ़ गया, यानी इसमें 6% तक की लगभग 5.7 यानी लगभग कि 6% तक की वृद्धि दर्ज की गई। 21वीं सदी में दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन के विकास पे बड़ी बड़ी बातें की जाती है।
कारखानों में लगे श्रमिकों वर्करों के लिए लेबर लॉ यानी श्रमिक कानूनों की बात की जाती है कि फैक्ट्रियों और कारखानों में कार्य कर रहे श्रमिकों के लिए कितने घंटे कार्य करना चाहिए, उनके काम करने के कितने घंटे निर्धारित होने चाहिए, उनके कार्य करने के लिए हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए, उनके हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए। परंतु दोस्तों किसानों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके लिए कोई घंटे फिक्स नहीं है, किसी भी दिन छुट्टी नहीं है उनके लिए। मौसम कैसा भी हो उनको काम करना ही है। दिसंबर जनवरी के महीने में दोस्तों जब अधिकतर लोग अपनी रजाइयों में दुबके हुए होते हैं, उस वक्त हमारा किसान खुले आसमान के नीचे रात की कड़कड़ाती सर्दी में भी अपनी गेहूं की फसल की सिंचाई कर रहा होता है। और मई जून के महीने में दोस्तों चिलचिलाती धूप में जिस वक्त अधिकांश व्यक्ति कूलर और एसी के साथ अपने कमरों में बंद होते हैं, उस वक्त हमारा किसान जायद की फसलों की सिंचाई कर रहा होता है दोस्तों। तो कहने का अर्थ है दोस्तों कि किसानों का शोषण लगातार हज़ारों सालों से होता चला आया है और आज के मॉडर्न युग में भी किसानों की स्थिति लगभग ज्यों की त्यों बनी हुई है। उसमें कुछ किसानों को छोड़ दिया जाए तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है और यही कारण है दोस्तों किसानों की गरीबी और किसानों की आत्महत्या का। तो सवाल भी आता है दोस्तों कि आखिर ये किसान लगातार आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। तो उसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं दोस्तों, कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण कारण हैं। आइए इनकी एक एक करके चर्चा करते हैं। तो पहला है दोस्तों उनकी फसलों का उचित दाम ना मिलना। दूसरा है दोस्तों बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और सूखे की समस्या। तीसरा है दोस्तों कर्ज का बढ़ता अत्यधिक भार। चौथा है दोस्तों आय की असमानताएं। पांचवा है दोस्तों खेती में बढ़ती लागत। तो पहली बात पे आते हैं दोस्तों उनकी फसलों का उचित दाम ना मिलना। आपने देखा होगा दोस्तों यदि कोई भी फैक्ट्री या कोई भी उद्योग जब अपने किसी प्रोडक्ट को बनाता है तो उसके मूल्यों को निर्धारण वो स्वयं करता है, लेकिन किसानों के साथ दोस्तों ऐसा नहीं है। यदि कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला व्यक्ति, इंडस्ट्रियलिस्ट यानी उद्योगपति यदि एक साबुन भी बनाता है तो उसका मूल्य का निर्धारण वो स्वयं करता है। परंतु किसान दोस्तों जो 4-5 महीने की लगातार कमर तोड़ मेहनत के बाद मौसम की मार झेलते हुए अपनी फसलों का उत्पादन करता है, लेकिन अंतोगत्ता वो अपनी फसल का रेट तक तय नहीं कर पाता है और यही किसानों की गरीबी का सबसे मूल कारण है दोस्तों। ऐसा नहीं कि इसके लिए कुछ कानून नहीं बनाया गया है या किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया। सरकार के द्वारा एमएसपी बनाई गई है यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। परंतु दोस्तों एमएसपी भी केवल 23 फसलों पर ही लागू होता है और एमएसपी कहने को तो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, यानी किसानों को कम से कम उनकी फसल का इतना जो भी एमएसपी का रेट तय होता है उतना तो मिलना ही चाहिए। उससे अधिक भी मिल जाए तो कोई बात नहीं, पर न्यूनतम समर्थन मूल्य इतना तो मिलना ही चाहिए। परंतु दोस्तों एमएसपी भी एमआरपी की तरह व्यवहार करता है। कैसे दोस्तों आइए समझते हैं। एमएसपी का मतलब है दोस्तों कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम इतना तो उनको मिलना ही चाहिए। लेकिन यदि एक बार दोस्तों जब सरकार एमएसपी तय कर देती है तो उससे अधिक कोई देने को तैयार नहीं होता है और छोटे किसान जो जिनके पास बहुत अधिक फसलें नहीं हैं, बहुत अधिक उत्पादन नहीं हुआ है, वो लोग सरकार द्वारा निर्धारित किए गए विक्रय केंद्रों तक नहीं जाना चाहते हैं। वो अपने यहीं पे गांव देहात या आसपास के साहूकारों को अपनी फसल बेच देते हैं। तो जो आसपास का आढ़तिया या साहूकार होता है वो भी कहता है कि सरकार ने इतने पैसे तय किए हैं एमएसपी के, आप वहाँ उतनी दूर जाओगे आपका किराया भाड़ा लगेगा, वहाँ जाओगे तो यदि आपके अनाज की क्वालिटी अच्छी नहीं है वो भी चेक की जाएगी तो उसमें भी आपकी कटौती कर दी जाएगी। तो इससे अच्छा है हमको आप यहीं पर बेच दो, हम 1-2 रुपया 4 रुपया कम लेंगे पर आपको तुरंत यहीं नगद भुगतान हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है दोस्तों कि एमएसपी लागू की जाती है, मतलब कि न्यूनतम समर्थन मूल्य इतना मिलना ही चाहिए, लेकिन वो एमआरपी की तरह भांति व्यवहार करता है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों कारण आता है आय में की असमानता। आपने देखा होगा दोस्तों कि अभी एक सर्वे हुआ था, आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक्स सर्वे हुआ था, जिसमें ये कहा गया है
कि जिसमें 17 राज्यों के किसानों के ऊपर सर्वेक्षण किया गया था, यानी कि देश के लगभग आधे से ज़्यादा किसानों की वार्षिक औसत आय मात्र और मात्र 20,000 रुपये है। यानी उसे अगर मासिक आय में कन्वर्ट किया जाए दोस्तों तो मात्र 2700 रुपये मासिक आय है हमारे देश के किसानों की। आप समझिए ये एक चपरासी के वेतन से भी कई गुना कम है दोस्तों। तो सोचिए दोस्तों, किसानों की आय जब इतनी कम रहेगी तो कैसे अपना विकास कर पाएंगे, और जब तक किसानों का विकास नहीं होगा दोस्तों तब तक देश का विकास कैसे हो सकता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण आता है दोस्तों खेती की बढ़ती लागत। जी हाँ दोस्तों, आज के समय खेती करना भी कोई आसान कार्य नहीं है। जब तक आपके पास कोई बाहरी आमदनी ना हो या आपके घर का कोई व्यक्ति बाहर प्रदेश में ना कमाता हो तब तक आप खेती भी नहीं कर सकते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि पंजाब के किसान बहुत ही संपन्न और धनवान हैं, परंतु अभी पंजाब के ही मोहाली के रहने वाले एक किसान सुखदेव सिंह ने अपनी 5 एकड़ ज़मीन 10 साल पहले ही बेच दी, और यह कहकर बेच दी कि किसी खेती में कुछ बचता ही नहीं है। और उन्होंने अपनी 5 एकड़ ज़मीन बेचकर दूध की डेयरी का धंधा स्टार्ट कर दिया। और सुखदेव सिंह की तरह ही दोस्तों बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो आजकल खेती छोड़ रहे हैं और अपनी खेती से मुंह मोड़ रहे हैं और अन्य काम धंधों की तरफ, शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। अभी गांव कनेक्शन ने एक सर्वे करवाया दोस्तों, जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या आपकी आने वाली पीढ़ियां खेती करना चाहती हैं, क्या आपके बच्चे खेती करना चाहते हैं। तो उसके जो आंकड़े आए दोस्तों वो चौंकाने वाले थे। 13.9 यानी 13.9% किसानों के बच्चों ने कहा कि हमें खेती नहीं करना है। और उससे भी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों कि 48% किसानों ने कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ खेती करें। तो आप समझिए दोस्तों कि 48% और लगभग 14% यानी कि 62% किसान आज की डेट में ये नहीं चाहते हैं कि हम खेती करें। सोचिए दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है। इसका मेन कारण यही है दोस्तों कि खेती की बढ़ती लागत। आजकल खेती करना भी एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। यदि आपके पास कोई बाहरी आमदनी नहीं है तो आप खेती भी नहीं कर सकते हैं। तो आप समझिए दोस्तों कि स्थितियाँ कितनी भयावह होती चली जा रही हैं। यदि इसी प्रकार से किसान खेती से मुंह मोड़ते रहे तो आने वाले समय में देश के सामने अन्न का एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है। अन्न का संकट कितना भयावह और ख़तरनाक हो सकता है दोस्तों, ये आप अफ्रीकी देशों की दशा देखकर जान सकते हैं। सोमालिया जैसे देशों में दोस्तों भुखमरी चरम सीमा पर है।